गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का आज के सेशन में। क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं क्लियरली? आप बता सकते हैं मुझे चैट बॉक्स में लिखकर यस और नो। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। यस। ओके। ओके, आवाज एकदम क्लियर है, कोई एको नहीं है, राइट? ओके। आपके पास रिएक्ट करने का भी ऑप्शन है। अगर आप चैट बॉक्स में लिख नहीं पा रहे हैं तो आप ओके करने के लिए थम्स अप या हार्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। राइट, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन हम कोई अलग दिन पे कर रहे हैं। यूजुअली हम मंडेज को करते हैं, पर आज मंगलवार है। पर किसी कारणवश हमने आज रखा था आज का सेशन। तो अगर आपके टीम मेंबर्स ज्वाइन नहीं हुए हैं अभी तक तो उनको मैसेज कर दीजिए और उनको बोल दीजिए कि ये ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात होगी। और ये यू नो बहुत सारी क्वेरीज जो आती है मुझे, उनमें से ये भी एक टॉप मोस्ट क्वेरी है कि इस प्रॉब्लम के लिए क्या दिया जा सकता है मैम। एसएचपीएल में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हेल्थ एंड वेलनेस का प्रोडक्ट है और इस प्रॉब्लम के लिए दिया जा सकता है। कितने लोग जानते हैं मैं किस चीज की बात कर रही हूँ? कितने लोगों को पता है आज का टॉपिक? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। यस। ओके, ग्रेट। नहीं नहीं, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स तो है सौमित्रा जी, पर टॉपिक क्या है आज का? वेरी गुड, वेरी गुड। सो यू टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेटरी कंडीशन, यानी कि एक ऐसी कंडीशन की बात कर रहे हैं जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। और आप जैसे कि सब लोग लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, सही लिख रहे हैं एकदम। एस्थमा, करेक्ट। हम यहाँ पे एस्थमा की बात करने वाले हैं आज। एब्सोल्युटली राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का जो, अब जैसे कुछ लोग अगर न्यू है यहाँ पर, कोई किसी किसी ने पहली बार जुड़े हुए हैं आज, तो उनके लिए मैं बता दूं कि हम पहले प्रॉब्लम्स को समझेंगे कि अस्थमा होता क्या है और उसके क्या लक्षण होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं। और फिर हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये टेक्निकल ट्रेनिंग सेशन है, यहाँ पर कोई भी बिजनेस ट्रेनिंग नहीं हो रहा है। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन से आए हैं कि ये बिजनेस ट्रेनिंग है, यहाँ पर बताया जाएगा कि कितने का प्रोडक्ट है, कैसे सेल करना है, ये आज के सेशन में नहीं होगा। तो मैं आपका टाइम ना वेस्ट करूं और मैं पहले ही बता दूं आपको। अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कितना देना है, कब देना है, डोजेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप सही वेबिनार में आए हैं। यहाँ पे हम प्रोडक्ट के टेक्निकलिटीज को समझते हैं, यानी कि प्रोडक्ट के अंदर क्या है और किनको देना चाहिए, किनको नहीं देना चाहिए, वगैरह वगैरह, वो सब बातें करते हैं, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ यू कैन सी माई स्क्रीन। यस। हाँ, आप थम्स अप भी कर सकते हैं। वेरी गुड। यस। ओके। ऑल राइट। हम जिस प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं आज, जैसे कि मैंने कहा, वो है एक ऐसी प्रॉब्लम जो सांस की प्रॉब्लम है, राइट? सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसी एक प्रॉब्लम है और उसका नाम है एस्थमा। एस्थमा को हम हिंदी में जैसे कहते हैं दमे की बीमारी, दमा रोग जिसको कहते हैं, राइट? ये क्यों होता है और ये इसमें एग्जैक्टली क्या होता है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, ये थोड़ा समझेंगे हम। मेरा नाम रिद्धि है और मैं सीनियर प्रोडक्ट ट्रेनर हूँ हेल्थ एंड वेलनेस सेगमेंट की। तो अगर आपको कोई भी हेल्थ एंड वेलनेस की क्वेरीज है तो आप मुझे संपर्क करें। पर अगर आपको कोई त्वचा की रोग की प्रॉब्लम है या कोई बालों की समस्या है जैसे हेयर फॉल वगैरह, और अगर उसके लिए आपको शैम्पू कंडीशनर के बारे में पूछना है, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन। हालांकि मैं क्यों ये बोल रही हूँ ये टाइम पे, क्योंकि मुझे काफी क्वेरीज आती है और मैं आपको हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकती हूँ, पर आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर beauty and personal care products. So for that we have Anusha Sen, and she's our senior beauty product trainer. So she'll help you out with that. ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? दमा रोग के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो दमा रोग क्या होता है, अस्थमा क्या होता है एग्जैक्टली? इसमें
क्या क्या होता है? तो इट्स बेसिकली अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। क्रॉनिक डिसऑर्डर यानी काफी लंबे समय से चलता आ रहा एक प्रॉब्लम। तो क्या ये एक दिन में होने वाली प्रॉब्लम है? नहीं। क्या ये एक महीने में होने वाली प्रॉब्लम है? नहीं। ये लगातार जब आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, कहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है? आपकी सांस की नलियों में, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो एयरवेज होते हैं, राइट, जो जिसको हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि ब्रीदिंग ट्यूब्स, एयरवेज, राइट, जो लंग्स के अंदर सांस लेकर जाती है, वो जो नलियां होती है, सांस नली, राइट। समझ में आ रहा है सभी को? सिंपल भाषा में अगर थोड़ा डिफिकल्ट है तो पूछ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। उसमें स्वेलिंग होने के कारण और वो नली सिकुड़ने के कारण सांस लेना मुश्किल होने लगता है। तो सांस पास नहीं होगी बिकॉज वो नली जो है सिकुड़ गई है, नैरो हो गई है, या फिर उसके अंदर सूजन आ चुकी है। क्लियर? अब आप पूछेंगे कि वो कैसे होता है, तो आगे हम बताएंगे कि कैसे होता है। पर एस्थमा समझ में आ गया सभी को कि क्या हो रहा है? एस्थमा में सांस लेने की दिक्कत होती है क्योंकि जो सांस की नलियां होती है, छोटी 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 ट्यूब्स होती है, वो ब्लॉक हो जाती है या वो स्वेल हो जाती है, सूज जाती है, राइट। तो इसके कारण होने वाले जो प्रॉब्लम है, जो प्रभाव होता है इसका बॉडी के ऊपर, वो यही होता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस फूलना, डिस्निया भी कहते हैं इसको, राइट। छाती में टाइटनेस लगना, एकदम टाइट फीलिंग आती है कि भाई ऐसा लग रहा है कि अभी सांस ली ही नहीं जा रही है। आमतौर पे जब आप सांस लेते हो तो आपका बॉडी भी इस तरह से फूलता है, राइट, अगर आप एकदम डीप सांस लेंगे तो। बट एस्थमा के मरीजों को ये चेस्ट में एक टाइटनेस फील होता है, एक एक जकड़न फील होती है, राइट। वीजिंग, जब आप सांस लेते हैं तो आवाज आती है, और कॉफिंग यानी कि खांसी, ज्यादा खांसी होना, ज्यादा क्या कहते हैं कि एकदम कफ जैसा फीलिंग होती है कि कुछ जमा है अंदर गले में, गले में घर्षण जैसी भी फीलिंग होती है, राइट। सांस लेना मुश्किल हो जाता है इस रोग में, और ये कंटिन्यूस मेडिकल अटेंशन मांगता है ये प्रॉब्लम। यानी कि ऐसा नहीं कि आज आपने एक महीने का दवाई लिया तो हो गया, इट नीड्स कंटिन्यूस मॉनिटरिंग डॉक्टर से, राइट। क्लियर एवरीबॉडी? ये आप किन को दिखाएंगे? आप ये जनरल प्रैक्टिशनर्स को भी दिखा सकते हैं अगर आपको एस्थमा है तो, या इनके लिए स्पेशली एक डॉक्टर होता है जिनको कहते हैं लंग स्पेशलिस्ट यानी पल्मोनोलॉजिस्ट, राइट। सो आप ये ईएनटी को भी दिखा सकते हैं, पर ईएनटी से भी बेटर है पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाएं जो कि एक लंग स्पेशलिस्ट होते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? ओके। ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम जाता है, राइट, ये जो लंग्स की जो नलियां हैं वो नैरो हो जाती है। जो आपके फेफड़े हैं, उनकी जो ट्यूब्स है, जो सांस लेने की जो ट्यूब्स है सबके अंदर, वो नैरो होती जाती है और फिर सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और कभी कभी जब ये सांस लेने का प्रॉब्लम होता है तो उसको हम कहते हैं अस्थमा अटैक, दमे का अटैक आना। क्लियर एवरीबॉडी? सुन पा रहे हैं आप मुझे सभी क्लियरली? ओके। इस बीमारी का कोई क्योर नहीं है, ओके। इस बीमारी का कोई क्योर नहीं है। क्योर मतलब इलाज, कोई इलाज नहीं है। आप इसको सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। देखिए जो है, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आप ये लीजिए आप ठीक एकदम क्योर हो जाओगे, क्योंकि इसका है ही नहीं क्योर। क्योर यानी कि अब होगा ही नहीं वापस, एक बार आपने उसको ठीक कर दिया, अब नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वो ट्रिगर के संपर्क में आते हैं, आप आगे देखेंगे, अगर उस कारण के संपर्क में आते हैं जिस कारण से अस्थमा होता है, तो वापस होगा वो, क्योंकि आपकी बॉडी उसको मतलब आपकी बॉडी को वो सूट नहीं हो रहा है, राइट। तो वो क्या ऐसा ट्रिगर है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रही हूँ आपको। बट ये आराम से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको जिंदगी भर दवाइयां लेनी पड़े, क्योंकि आमतौर पे स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं अस्थमा के लिए, राइट। जिंदगी भर दवाइयों दवाइयां दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। आप इसको अच्छे लाइफस्टाइल से और एक सप्लीमेंट पैटर्न से और एक अच्छे डाइट से मैनेज कर सकते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? और इसीलिए आधे से ज्यादा एस्थमेटिक्स यानी जो दमा रोगी होते हैं, जो जिनको एस्थमा है, तो अगर मैं ये वर्ड बार बार यूज करूं आप समझ जाइए, एस्थमेटिक मतलब जिनको एस्थमा है,
ठीक है, इसीलिए आधे से ज्यादा एस्थमेटिक लोग एक्टिव और अच्छी जिंदगी जीते हैं, क्योंकि ये आराम से कंट्रोल हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये क्योर नहीं है तो बाप रे ये तो अभी जिंदगी भर दवाइयां खानी है, ऐसा नहीं है। दवाइयां ले सकते हैं आप, बट उसके साथ एक अच्छी लाइफस्टाइल, और आपको कौन से सप्लीमेंट्स लेकर नेचुरली कुदरती के प्राकृतिक वे में किस तरह से इसको आप कंट्रोल कर सके वो देखना है। क्लियर? एस्थमा अटैक जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, वो क्या होता है? तो जब आप नॉर्मली ब्रीद, अभी आप जैसे सांस ले रहे हैं, राइट, अभी आप बैठे हैं, आप सुन रहे हैं मुझे, और आप सांस तो आपकी चल ही रही है, राइट। अब ये जैसे आप नॉर्मली सांस ले रहे हैं, तो आपकी एयरवेज यानी कि जो सांस की नली है, एयरवेज आप समझ रहे हैं, एयरवेज यानी कि जहां से हवा पास होती है, राइट। तो जहां से हवा पास होती है वो रिलैक्स हो रहे हैं, करेक्ट। खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, जैसे आप सांस ले रहे हैं तो खुल रहा है, जैसे आप सांस बाहर निकाल रहे हैं तो बंद हो रहा है, फिर से खुल रहा है, फिर से बंद हो रहा है। बट एस्थमा में ये जो हवा पास होती है इन सांस की नलियों में से, वो बहुत मुश्किल से होती है। और इसमें तीन चीजें होती है, जब एक एस्थमा अटैक आता है तो तीन चीजें होती है। एक है ब्रोंकोस्पैज्म, यानी कि आपकी सांस की नलियां जो मसल से बनी हुई है, उस मसल्स के, वो मसल्स जो है वो टाइट हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए, अगर आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, तो अगर ये मेरा एयरवे है फॉर एग्जांपल, ये ट्यूब है जो हवा लेकर जा रही है, इसके आसपास एक मसल है। अगर वो मसल टाइट हो गया तो क्या वो नली सिकुड़ने लगेगी? जी हाँ। और अगर वो नली सिकुड़ गई तो क्या होगा? क्या हवा पास हो पाएगी? नहीं। करेक्ट। सो दिस इज वन थिंग दैट हैपेंस इन एस्थमा अटैक। सेकंड इज, उस नली के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, उस सांस की ट्यूब के अंदर, उस एयरवे के अंदर, उस ब्रोंक्यूल के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है। और जब इन्फ्लेमेशन होता है तो सूजन आना स्वाभाविक है। याद है मैंने आपको अगर आपने कुछ सेशंस पहले अटेंड किया था तो मैंने कहा था कि इन्फ्लेमेशन के कुछ 5 लक्षण होते हैं: दर्द होना, लाल हो जाना, सूजन आना, राइट, जलन होना। ये सारी चीजें इन्फ्लेमेशन का, बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन हो ये चीजें होती है, यानी कि सूजन तो आएगी ही। क्लियर? एंड जो तीसरी चीज होती है वो है म्यूकस प्रोडक्शन, यानी बलगम बनना, कफ बनना। तो जब आपको अटैक आ रहा है अस्थमा का, आपको यानी जो एस्थमेटिक से उनकी बात कर रही हूँ, जिनको एस्थमा का अटैक आता है, आपकी बॉडी ज्यादा बलगम प्रोड्यूस करती है। क्यों? क्योंकि उस पैसेज को मॉइस्ट रखने के लिए, उसको नमी बरकरार रखने के लिए, नहीं तो अगर वो नली सूख जाएगी तो सांस बिल्कुल ही नहीं पास हो पाएगा, नहीं तो चिपक जाएगा, राइट। सो इसीलिए मोर म्यूकस पैदा होता है, पर उस चक्कर में वो म्यूकस पूरा ब्लॉक कर देता है नली को। तो इसीलिए अस्थमा अटैक में सांस लेने में दिक्कत होती है। क्लियर? राइट। और इन सभी की वजह से, बिकॉज उसके मसल्स टाइट हो जाते हैं, बिकॉज एयरवेज में इंफ्लेमेशन होता है, और बिकॉज ज्यादा बलगम पैदा हो रहा है, आप जब सांस लेते हैं, जब एस्थमेटिक सांस लेते हैं, तब सांस लेने के टाइम पे एक सीटी बजने जैसा आवाज आता है, बारीक सा, बहुत छोटा छोटा आवाज, राइट, उसको कहते हैं वीजिंग। जब सांस ले रहे हैं तो एक सीटी बजने जैसा आवाज आता है, एकदम हल्का सा, उसको हम वीजिंग कहते हैं। क्लियर? क्लियर? तो कुछ इस प्रकार की स्थिति हो जाती है, जैसे मैंने कहा कि ये नॉर्मल, अभी यहाँ पर फोकस करिएगा इस पहले वाले पोर्शन में जहां पे मैं माउस घुमा रही हूँ। ओके, ये आपके ब्रोंक्यूल्स है, ये आपके एल्वियोला है, सॉरी, ये आपका ब्रोंक्यूल है, जहां से एयर पास होता है, ये वो नली है जो अभी आप देख पा रहे हैं, जहां पे मैंने लेजर पॉइंट किया हुआ है, राइट। अब यहाँ पर ये जो मसल्स आप देख रहे हैं, इसके इर्द गिर्द जो आप मसल देख रहे हैं, राउंड 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 जो इसके ऊपर है, वो मसल नॉर्मल है, क्या है, रिलैक्स्ड है, एकदम सिकुड़े हुए नहीं है। तो एक, जब आप नॉर्मली सांस लेते, जब आप एस्थमेटिक पेशेंट नहीं है, तो ये आपकी बॉडी में इस तरह का हाल है, राइट। आप नॉर्मली सांस ले पा रहे हैं, सांस का आवन जावन हो रहा है। अब अगर आपको एस्थमा है तो क्या होगा? अच्छा, अंदर अंदर से देख लेते हैं। नॉर्मल एयरवे के अंदर देखिए, ये पूरा पैसेज क्लियर है, इसमें कुछ भी बलगम नहीं है, कुछ नहीं है।
बट यहाँ पर अगर आप देखें एस्थमेटिक्स के केस में म्यूकस प्रोड्यूस होने लगता है, जैसे कि मैंने कहा कफ पैदा होता है, म्यूकस पैदा होता है, बलगम पैदा होता है, राइट। इन्फ्लेमेशन होता है जिसके कारण सूजन हो जाता है, और अगर ये ट्यूब सूज गई तो आप ये देखिए कैसे ये मसल टाइट हो गए, बिकॉज ये जो नॉर्मल प्लेन था सरफेस वो अब सूज गया है, तो इसके आसपास वाला मसल टाइट हो गया है, तो इसीलिए इसमें से हवा पास होना मुश्किल हो जाता है, और इसी तरह से होता है अस्थमा का अटैक। ब्रोंकोस्पैज्म, इन्फ्लेमेशन एंड म्यूकस प्रोडक्शन, ये 3 स्टेप्स है, ये 3 चीजें होती है अस्थमा के अंदर, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा। क्लियर एवरीबडी? क्लियर? जस्ट गिव मी अ थम्स अप और राइट ओके इन द चैट बॉक्स। बलगम, व्हाट इज बलगम? ओके, बलगम इज म्यूकस। जब सर्दी होती है तो क्या निकलता है नाक में से उसको कहते हैं बलगम, ठीक है। कफ, कफ कहते हैं ना जिसको हम, राइट। एब्सोल्युटली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझ में आ गया ये क्या हो रहा है, ये सेम चीज यहाँ पर दर्शाई गई है। तो व्हाट हैपेंस टू योर लंग्स व्हेन यू हैव एस्थमा, ये देखिए खुला हुआ एयरवे है यहाँ पर नॉर्मल में, पर यहाँ पे जहां पर एस्थमा हुआ है उस लंग का हालत देखो बेचारे का, अंदर का पूरा सिकुड़ा हुआ है, अंदर कफ भी भरा हुआ है और इसके मसल्स भी टाइट हो गए, जिसके कारण ये ट्यूब सिकुड़ गई है, तो हवा पास नहीं हो रही है, राइट। तो विदाउट एस्थमा आपके मसल्स रिलैक्स्ड है, आपके नॉर्मल एयरवेज है और नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूकस है, पर एस्थमा में मसल टाइट हो जाते हैं, एयरवे स्वेल हो जाते हैं, म्यूकस यानी बलगम पूरा ब्लॉक कर देता है एयरवेज को, और इसीलिए सांस लेने में दिक्कत होती है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। आपके घर में अगर कोई एस्थमेटिक है, आपके पड़ोस में कोई एस्थमेटिक है, आपके नजर में कोई एस्थमेटिक है, आपकी पहचान में कोई एस्थमेटिक है जिसको आप मदद करना चाहते हैं, तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, इसलिए मैं बता रही हूँ। क्लियर? अब ट्रिगर्स पे जाते हैं, राइट। ट्रिगर्स यानी कि जो चीज कारण बन सकती है एक प्रॉब्लम का, उसको कहते हैं ट्रिगर्स। तो बताइए मुझे चैट बॉक्स में, एस्थमा कौन कौन से कारण के कारण हो सकता है, कौन कौन से कारण की वजह से हो सकता है? आपके अंदाजे से बताइए, ऐसा नहीं कि आपको राइट आंसर ही देना है, बट आपको क्या लगता है कि क्यों होता है? कोविड? नो, या पॉसिबल, या, बट उतने सीवियर केस में हम नहीं जा रहे, सम बेसिक ट्रिगर्स, ट्रिगर की बात कर रही हूं मैं। पोल्यूशन, ओके, वेरी गुड। कोल्ड, ओके, कोल्ड, ठीक है। और क्या? वेरी गुड, डस्ट, सुपर। वेदर चेंज, ओके, व्हाट इज सोमक? सर्वेश्वर जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? समझ में नहीं आ रहा मुझे, 2-3 बार आपने लिखा है बट समझ में नहीं आ रहा। एलर्जी, ओके, वेरी गुड। वो एलर्जी को आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे कि कौन सी एलर्जी हो सकती है? डस्ट, एक एक जन ने लिखा है डस्ट, राइट। स्मोक, वेरी गुड, सुपर। ह्यूमिडिटी, एब्सोल्युटली राइट। कभी कभी फंगस के कारण भी होता है, सो अगर आपकी घर में दीवारों में सीलन है तो प्लीज जल्दी से उसका काम करवाइए, बिकॉज वो सीलन के कारण अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। समझ में आ रहा है आप सभी को मैं क्या कह रही हूँ? कोई भी चीज जो किसी बीमारी का कारण बनती है वो उस बीमारी का ट्रिगर मानी जाती है, ठीक है। वेरी गुड। केमिकल्स, एब्सोल्युटली राइट। स्मोक, डस्ट, वेदर, पोल्यूशन, स्मोक, डस्ट, वेरी गुड। हेरिडिटरी, लवली, या, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रिगर्स, ओके। या, सो चलिए देखते हैं क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं। किसी के घर में डॉग्स, कैट्स है, रैबिट है, बर्ड्स है, राइट, तो उनको थोड़ा रिस्क बढ़ सकता है, राइट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पेट्स ना लाएं, मैं भी पसंद करती हूँ पेट्स को, बट अगर आप एक एस्थमेटिक है तो आपको तकलीफ हो सकती है क्योंकि उनके बाल झड़ते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पेट डैंडर, पेट डैंडर यानी कि उनके जो बाल झड़ते हैं, उनका जो फर, उनका जो जो ये है छोटे छोटे बाल होते हैं वो झड़ने लगते हैं, और वो जब हम सांस में लेने लगते हैं तो वो उसकी भी एलर्जी होती है बहुत लोगों की, और वो ट्रिगर कर देता है एस्थमेटिक कंडीशन, राइट। तो सबसे पहली मेडिसिनल एलर्जी, पेट के बाल, प्लांट पोलन, अगर आप किसी फूल को सूंघते हैं, जैसे मैंने अभी पूछा कि कौन सी एलर्जी बोल रहे हैं आप, तो किसी ने लिखा डस्ट, किसी ने लिखा पेट, किसी ने ये नहीं लिखा कि प्लांट से भी होती है। तो अगर आप फूल सूंघते हैं तो वो फूल के अंदर एक जो पॉलन होता है, राइट, जो रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है, उस पॉलन का नाक के अंदर जाना भी एक ट्रिगर साबित हो सकता है, करेक्ट। स्ट्रॉन्ग ओडर, अगर कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम
छिड़क के आया है और आपको उससे एलर्जी है, सेंसिटिविटी है, तो आपका वो ट्रिगर बन सकता है। ज्यादा एक्सरसाइज, हद से ज्यादा एक्सरसाइज भी करने वाले लोग होते हैं तो उनको भी अस्थमा ट्रिगर कर सकता है। स्ट्रेस के कारण भी अस्थमा ट्रिगर होता है, ठंडी के कारण भी अस्थमा ट्रिगर होता है, वजन बढ़ने के कारण भी अस्थमा ट्रिगर होता है, और अगर आपके घर में कीड़े हैं, खटमल है, उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, राइट, उसका जो मल है वो भी आपके सांस में जाकर आपको अस्थमा ट्रिगर कर सकता है। एक्टिव एंड पैसिव स्मोकिंग, आप खुद अगर स्मोक करते हैं तो भी आपको अस्थमा हो सकता है। अगर आपका बाजू वाला या पड़ोस में कोई है, बाजू में खड़ा है कोई, आप जहां से गुजर रहे हैं वहां पे कोई स्मोक कर रहा है, तो अपना मुंह ढक के वहां से निकलिए, क्योंकि वो भी आपको ट्रिगर कर सकता है। उसको कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। डस्ट, किसी को डस्ट की एलर्जी है तो धूल नाक में जाते ही एक ट्रिगर हो जाता है, किसी किसी को सिर्फ छींक आती है, किसी किसी को अस्थमा ट्रिगर होता है। पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण, तो एयर पोल्यूशन स्पेशली अस्थमा को बढ़ावा दे सकता है। एंड अगर आपको इमोशनल ट्रॉमा है उससे भी होता है, तो स्ट्रेस मैनेज करने की एक आदत रखिए, आगे एंड में बताऊंगी आपको कैसे करना है। और लास्टली जो मैंने कहा, जैसे घर में सीलन है दीवारों पर, आपके कपड़ों में सीलन है, अगर बहुत पुराने कपड़े आपने रखे हुए हैं, उसको बीच बीच में धूप देते रहिए, नहीं तो फंगस ग्रो हो सकता है वहां पर, स्पेशली उन प्रदेशों में जहां पर ज्यादा नमी होती है, तो मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो फंगल स्पोर्स बढ़ने का एक बहुत रिस्क बढ़ जाता है, और उसको जब हम सांस में लेते हैं तो उससे अस्थमा ट्रिगर होता है। क्लियर एवरीबडी, समझ में आया? समझ में आया कैसे अस्थमा ट्रिगर होता है, राइट? यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक इट क्विकली। ओके, लवली। सो हाँ, आई विल टेक क्वेश्चंस एट द एंड। ओके, और आप सिर्फ एस्थमा के रिलेटेड क्वेश्चंस ही मैं लूंगी, हाँ, जैसे हर बार करते हैं, सिर्फ एस्थमा के रिलेटेड और सांस की प्रॉब्लम के रिलेटेड ही लूंगी, और कोई बीमारी का नहीं लूंगी, ताकि हम टाइम पे खत्म कर पाए, ठीक है? चलिए, अब सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ लेकर हम ब्रीदिंग कर, मतलब बहुत तकलीफ होती है सांस लेने में, एक आवाज सी आती है, सीटी बजाने जैसी आवाज आती है, वीजिंग, स्लीप प्रॉब्लम्स, नींद में दिक्कत हो सकती है, चेस्ट में पेन हो सकता है, बार बार कफ होना, एलर्जीज बार बार होना, सर्दी ज्यादा होना बार बार, एंड ओवरऑल थकावट लगना भी अस्थमा के सिम्टम्स है। क्लियर? अब ये क्यों बता रही हूँ मैं आपको सिम्टम्स, और क्यों मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट पे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है उनको अस्थमा है। अब इनमें से 3 से ज्यादा चीजें अगर आपको हो रही है तो प्लीज गो टू अ डॉक्टर एंड गेट इट चेक, ठीक है? ओके, अब हम बात करते हैं कुदरत के पास ऐसा क्या है, तो हम सोल्यूशंस में आ रहे हैं अभी। तो पहले हमने बात की प्रॉब्लम की, अब हम बात कर रहे हैं सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन क्या है इस चीज का? तो जो आप सामने देख पा रहे हैं उसको कहते हैं वासक यानी अदुलसा। कितने लोगों ने इसका नाम सुना है, अदुलसा? यस, राइट मी इन द चैट बॉक्स, यस, ओके, वेरी गुड। अदुलसा नामक इस वनस्पति को स्पेशली अस्थमा के लिए एक वरदान माना जाता है, बिकॉज ये एयरवेज खोलने में मदद करता है। ये जो जो मैंने कहा, जो सांस की नलियां बंद हो जाती है उसको खोलने में मदद करता है और अस्थमा में राहत देता है। सभी को आवाज क्लियरली आ रही है मेरी? ओके, ठीक है। मैं बार बार इसलिए चेक कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी बीच में किसी किसी को आती नहीं आवाज, इसलिए, ठीक है? ओके, तो ये है आज की श्रेणी, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ठीक है, ओके, चलिए, आज सबसे पहले जो मेन प्रोडक्ट है उसमें हम जाते हैं, और वो है एस्थमा केयर कैप्सूल्स। एस्थमा केयर कैप्सूल्स, जैसा इसका नाम है, ये एस्थमा को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो इसके अंदर क्या क्या है पहले देख लेते हैं। इसके अंदर दारू हल्दर, वासक, वासक यानी अदुलसा जिसका भी आपने फोटो देखा,
तुलसी, त्रिकटु, कंथकारी, भरंगमूल, श्वास कुटर रस। ओके, तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स है, ये सारे रेस्पिरेटरी फंक्शन इंप्रूव करने वाले इंग्रेडिएंट्स है, यानी कि आपके फेफड़ों की हेल्थ इंप्रूव करने में मदद करते हैं। तो इसके अंदर जो हर्ब्स है, ऐसे हर्ब्स है और ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो कि एस्थमा, वीजिंग, वीजिंग याद है आपको, मैंने कहा कि आवाज आती है सांस लेने के टाइम पे, ब्रोंकाइटिस यानी कि एयरवेज का इन्फ्लेमेशन, इसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में दिक्कत होना, कफिंग यानी कॉफ आना, और चेस्ट में टाइटनेस लगना, ये सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है ये अस्थमा केयर कैप्सूल्स। क्लियर? अब ये एस्थमा अटैक भी प्रिवेंट करेगा, और आपको अगर ऑलरेडी अटैक आ गया है, एक आध बार, 2 बार, 25 बार, जितनी भी बार, उसका फ्रीक्वेंसी कम करेगा। मतलब अगर मान लो आप ये प्रोडक्ट लेने से पहले ऑलरेडी एस्थमेटिक, मतलब ऑलरेडी आपको एस्थमा अटैक्स आते थे, तो वो जिस फ्रीक्वेंसी पे आते थे, यानी कि एवरी वीक 3-4 बार होता था, राइट, अभी सर्दियां शुरू हो जाएंगी तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो एस्थमा केयर कैप्सूल जरूर इंक्लूड करिए, जिससे आपके एस्थमा अटैक्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। जिनको अभी तक एस्थमा अटैक आया नहीं है बट सांस लेने में सिर्फ दिक्कत होती है, उनके केस में वो प्रिवेंट भी करेगा, राइट। और फिर वो नेबुलाइजर लेने की नौबत आ जाती है, राइट, सो वो कम कर देता है, और नॉर्मल लंग फंक्शन इंप्रूव करता है, आपकी ब्रीदिंग पैसेज के मसल्स को रिलैक्स करता है। तो जैसे मैंने आपको वो चित्र में बताया था कि वो मसल्स टाइट हो जाते हैं, उसको रिलैक्स करने में मदद करता है, और इसीलिए अस्थमा अटैक का फ्रीक्वेंसी कम कर देता है। समझ में आ रहा है सभी को? आई थिंक मैं बहुत सिंपल भाषा में समझा रही हूँ, इससे सिंपल शायद मैं नहीं समझा पाऊंगी, बट आपको समझ में आना चाहिए कब उसका मतलब बनता है। यस, ओके, सुपर। कैसे कंज्यूम करना है इसको लिख लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं। एक कैप्सूल लेना है दिन में, मतलब 2 बार लेना है, सो दिन में 2 बार ही आएंगी कैप्सूल, 2 कैप्सूल्स आएंगी, तो एक कैप्सूल आप ब्रेकफास्ट के बाद लेंगे, आधे घंटे के बाद, यानी नाश्ते के आधे घंटे के बाद, और एक कैप्सूल आप लेंगे खाना खाने के आधे घंटे के। ओके, 1 capsule with water 30 minutes after breakfast, 1 capsule with water 30 minutes after dinner. Just give me a thumbs up, हाँ, and then I can move ahead. अब इसके ingredients देखते हैं, ओके, तो जो मेन प्रोडक्ट होता है हम उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। सभी को पता है ये चीज, राइट? ओके, तो ये मेन प्रोडक्ट है, और इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? सबसे पहले है दारू हल्दर। दारू हल्दर या दारू हल्दी एयरवे के अंदर की इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो याद है मैंने अब 3 चीजें बताई थी एस्थमा में होती है, एक तो है मसल्स टाइट हो जाते हैं, एक होता है इन्फ्लेमेशन, और एक होता है बलगम पैदा करना। तो जो इन्फ्लेमेशन वाला पार्ट है वो ये कम करेगा दारू हल्दी। क्लियर? और इससे आपको एस्थमा अटैक से बचने में मदद मिलेगी, एस्थमेटिक्स को इंप्रूव होने में मदद मिलेगी। वासक, वासक यानी कि अदुल्सा, और ये बेसिकली इसके अंदर एक कंपाउंड होता है, उसको कहते हैं वैसेसिन, जो कि बलगम निकालने वाला काम करेगा। एक्सपेक्टोरेंट यानी जितना भी कफ जमा है, अगर वो निकल नहीं रहा है आपका, तो वो वासक लेने के वजह से एक्सपेक्टोरेंट का काम करेगा, यानी कि सारा बलगम निकालने में मदद करेगा। ब्रोंकोडाइलेटर यानी कि ब्रोंकोडाइलेटर मतलब एयरवेज खोलने में मदद करेगा। कंफ्यूज नहीं होना है और डरना नहीं है इतने बड़े बड़े नाम सुनकर, मैं आपको सरल भाषा में भी समझा रही हूँ उसका मतलब क्या है। ब्रोंकोडाइलेटर मतलब जो पैसेज सिकुड़ गया है उसको खोलने में मदद करता है, और सांस एकदम आराम से ली जा सकती है। ये काम करता है अदुल्सा, इसलिए मैंने कहा कि अदुल्सा एक वरदान है अस्थमा के लिए। क्लियर? और तीसरा ये कि ये इन्फ्लेमेशन कम करता है। तो ये तीनों चीजों पे काम करता है, जो मैंने 3 चीजें बताई थी अटैक में क्या होता है, अस्थमा अटैक में, वो तीनों पे काम करता है। क्लियर? तुलसी, तुलसी क्या करता है? यूजुअली आमतौर पे अस्थमा आयुर्वेद के हिसाब से वात और कफ दोष का इम्बैलेंस के कारण होता है। वात और कफ दोष, जब जब वात कम हो जाता है, कफ दोष बढ़ जाता है, तब अस्थमा जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि वो सांस लेने में दिक्कत पैदा करते हैं, राइट। तुलसी के अंदर वो पावर है कि कफ और वात दोनों को बैलेंस रखता है, अपने अपने लेवल में रखता है, जिससे अस्थमा में राहत मिलती है।
त्रिकटु, त्रिकटु में 3 चीजें होती है, एक होता है अदरक, एक होता है काली मिर्च और एक होता है पिपली। ये 3 चीजें से बनता है त्रिकटु, और ये कफ बैलेंस करता है, एक्सेस म्यूकस निकाल देता है, जितना भी बलगम जमा है लंग्स में वो निकाल देता है, सांस लेने में आसानी कर देता है। कंटकारी, ये बेसिकली ऐसी चीजों को रोकता है जो कि एलर्जी पैदा करे, और उस चीज का नाम है हिस्टामिन। तो कंटकारी एक एंटी हिस्टामिनिक पदार्थ है, यानी कि ये कफ तो निकालेगा ही, साथ साथ में एलर्जीज का भी प्रमाण कम करेगा। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है या ज्यादा टेक्निकल हो रहा है? देन वी हैव भरंगमूल, जो कि म्यूकस को पतला करता है। तो जो बलगम जम गया है उसको पतला करके नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू आप जो कफ निकालते हैं वो उसमें निकालने में मदद करता है। ब्रोंकोडाइलेटर यानी पैसेज खोल देता है, और एंटी हिस्टामिनिक हर्ब यानी एलर्जीज का जो है रिस्क कम कर देता है। क्लियर एवरीबॉडी? तो डस्ट एलर्जी है, पेट एलर्जी है, वगैरह वगैरह, उससे लड़ने में जो आपको आसानी कर देता है वो है भरंगमूल और कंटकारी। क्लियर? एंड लास्टली वी हैव श्वास कुटर रस, जो कि बलगम कम करता है एंड लंग्स के हेल्थ को इंप्रूव करता है, और तो और बैक्टीरिया भी नहीं होने देता है लंग्स के अंदर। सो एंटी माइक्रोबियल, राइट? क्लियर एवरीबॉडी? तो इसका तो आपको पता है कैसे लेना है, अभी मैंने बताया था आपको, एक कैप्सूल ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद, एक कैप्सूल डिनर के आधे घंटे बाद। ठीक है? टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, अब नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाते हैं, वो है एस्थमा केयर ड्रॉप्स। जिनको बहुत ज्यादा सीवियर एस्थमा है वो सिर्फ कैप्सूल नहीं लेकर, कैप्सूल के साथ ड्रॉप्स भी लें, और अगर किसी को माइल्ड एस्थमा है, अटैक्स वगैरह इतने नहीं आते हैं, तो सिर्फ कैप्सूल भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। ओके, एस्थमा केयर ड्रॉप्स गर्म पानी में लिए जाना है। तो एक मैं इसको बता देती हूँ कि क्या इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर। इसके अंदर है तुलसी, मुलेठी, कंटकारी, वासक, सिनेमन और जिंजर। तो यहाँ पे तुलसी कैप्सूल में भी था, कंटकारी कैप्सूल में भी था, अस्थमा केयर कैप्सूल में, वासक कैप्सूल में भी था, जिंजर भी त्रिकटु के रूप में कैप्सूल में था, राइट? तो बाकी के देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। हाँ, सो बेसिकली ये अस्थमा केयर ड्रॉप्स अस्थमा अटैक रोकते हैं, आपका लंग फंक्शन इंप्रूव करते हैं, इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करते हैं, मसल्स जो है, ब्रीदिंग पैसेज के जो मसल्स है, एयरवेज के जो मसल्स है जो सिकुड़ जाते हैं, उसको सिकुड़ने नहीं देते, रिलैक्स होने देते हैं, राइट? फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं अस्थमा अटैक का, और वीजिंग जो आवाज आती है सांस लेने के दौरान, सांस फूलना और चेस्ट में टाइटनेस होना, ये सभी सिम्टम्स को कम कर देता है। इसके अंदर जो मुलेठी है, तुलसी तो आपने देखा, इसलिए मैंने तुलसी वापस ऐड नहीं किया यहाँ पर। तुलसी क्या करता है? तुलसी आपको बलगम कम करने में भी मदद करता है और एयरवेज खोलने में मदद करता है, राइट? इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद करता है तुलसी, और सारे 3 काम करता है। अब मुलेठी पे आते हैं। मुलेठी क्या करता है? एलर्जिक आस्थमा कम करता है, और बलगम जो जमा हो गया है जिसके कारण ट्यूब बंद होने लगी है, सिकुड़ने लगी है, उसको खोल देता है मुलेठी, राइट? दालचीनी यानी सिनेमन रिमूव्स फ्लेम, यानी कि बलगम कम करता है और एयरवेज को रिलैक्स कर देता है, जिससे सांस लेने में आसानी हो। और जिंजर यानी कि अदरक, ये क्या करता है? ये ट्यूब्स को खोल देता है, यानी कि जो एयरवेज है उसको खोल देता है, यानी कि ब्रोंको डायलेशन, राइट? जिससे बलगम छूट सके वहां से और बाहर निकल सकते, जिसके कारण सांस लेने में आसानी होती है। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है सभी को? मैं एकदम ट्राई कर रही हूँ आपको समझ में आए ऐसी भाषा में बताऊं। ओके, अब इसको कैसे कंज्यूम करना है? ये ड्रॉप्स के फॉर्म में आता है। तो एक कप गरम पानी में या वार्म वाटर में, ज्यादा उबलता हुआ नहीं होना चाहिए पानी, नहीं तो आप पी नहीं पाओगे। वार्म वाटर लीजिए जो कि आसानी से पिया जा सकता है, गुनगुना पानी, उसके अंदर आप 10 बूंदे डालें। दिन में 2 बार करना है ये, एक सुबह एक शाम। कब करेंगे?
दो मील्स के बीच में कभी भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्रेकफास्ट 9 बजे करते हैं और लंच 1 बजे करते हैं, तो 11 बजे का समय जो होता है, जो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच, वो बीच का टाइम है, वो टाइम पे आप एक ग्लास एस्थमा केयर ड्रॉप्स का ले लीजिए, जिसमें एक ग्लास पानी में आपने 10 बूंदे एस्थमा केयर ड्रॉप्स की डाली हुई है। अब ये सेम चीज आपको रिपीट करनी है 4 से 5 बजे के आसपास। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो दिन में 2 बार लेना है एस्थमा केयर ड्रॉप्स। इसके पहले वाला जो प्रोडक्ट था एस्थमा केयर कैप्सूल्स था, वो भी दिन में 2 बार लेना है आफ्टर मील्स। ये लेना है बिफोर मील्स, यानी कि एम्प्टी स्टमक पे। तो 2 मील्स के बीच में भी ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम। ओके, थर्ड प्रोडक्ट पे आते हैं। और ये प्रोडक्ट के बिना आपका ट्रीटमेंट अधूरा है, और वो है करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स। बिकॉज अस्थमा क्यों होता है? याद है मैंने एक शब्द बताया था कि वो क्यों, वो क्या है? वो एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है जो कि रेकरेंट इन्फ्लेमेशन के कारण होता है। तो आपके ट्यूब्स के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन है, तो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए एक रामबाण इलाज है करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स। इन्फ्लेमेशन को जड़ से खत्म करता है। इसके अंदर दो मुख्य इंग्रेडिएंट है, करक्यूमिन एंड पाइपरिन। करक्यूमिन टर्मरिक के अंदर से पाया जाता है, पाइपरिन काली मिर्च के अंदर से पाया जाता है। तो इसमें सारी चीजें हर्बल है, डोंट वरी। करक्यूमिन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड है, जो कि आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है और आपको इन्फ्लेमेशन से राहत देता है। ये बॉडी के अंदर होने वाला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है, और एलर्जिक रिएक्शन और अस्थमा अटैक भी कम करता है। राइट? अब एक काफी न्यू स्टडीज में पाया गया है, न्यू एविडेंस कहता है कि एलर्जी और अस्थमा में होने वाली तकलीफें, जितने भी सिम्टम्स एलर्जी में होता है, जैसे छींक आना, राइट, या अस्थमा में सांस लेने में तकलीफ होना, ये सारी चीजों को एकदम जड़ से खत्म करता है ओरल करक्यूमिन सप्लीमेंटेशन। यानी कि करक्यूमिन में वो ताकत है जो कि अस्थमा और एलर्जी के सिम्टम से लड़ सके। और रिसर्चर्स ने ये साबित किया है कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कम करता है, यानी कि जो आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है उसको सिकुड़ने नहीं देता है, खोल देता है, जिसके कारण एलर्जिक रिएक्शंस भी सप्रेस हो जाते हैं और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। क्लियर? और एंटी हिस्टामिनिक काम करता है, यानी कि एलर्जीज को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और सांस लेने में आसानी कर देता है। पाइपरिन जो है इसके अंदर, ये तो सारे करक्यूमिन के फायदे थे। पाइपरिन का एक मुख्य फायदा ये है कि अगर ये नहीं है तो ये कोई काम का नहीं है। पाइपरिन करक्यूमिन का अब्सॉर्प्शन बढ़ाने का काम करता है, इसीलिए डाला गया है। तो जब आप हल्दी खाते हैं तो उसके साथ जब आप एक चुटकी भर काली मिर्च पाउडर भी डालें, तो उस हल्दी का पावर 2000 गुना बढ़ जाता है। 2000 गुना, ये रिसर्च में साबित हुआ है। राइट? इसीलिए पाइपरिन डाला हुआ करक्यूमिन ही ले। तो इस प्रोडक्ट में दोनों है, करक्यूमिन और पाइपरिन। कैसे कंज्यूम करना है इसको? एवरीडे एक गोली लेनी है, एक टैबलेट पानी के साथ निगलनी है लंच करने के बाद। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, डन। चलिए, अब लास्ट प्रोडक्ट है, और लास्ट प्रोडक्ट है माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे। माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे का काम क्या है? जैसे इसका नाम है, आप समझ गए होंगे, ये ओरल प्रॉब्लम्स, मुंह के अंदर होने वाली और फिर अल्टीमेटली सांस के अंदर होने वाली प्रॉब्लम्स को भगाता है। राइट? अगर आप इसका पैक के ऊपर देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राई कफ के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो जिसको सूखी खांसी आ रही है उसको ड्राई कफ के लिए, ड्राई कफ कहते हैं, उसके लिए माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे ले सकते हैं। वेट कफ, जिसको बलगम हुआ है, बहुत ज्यादा कफ हुआ है, उसको ले सकते हैं, उसको दे सकते हैं आप। एलर्जिक कफ हुआ है, जिसको जिसको एलर्जी के कारण कफ हो रहा है, उसको दे सकते हैं। सोर थ्रोट, यानी गले गले में खराश हो रही है। टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है बहुत लोगों को, मुझे आते हैं सबके क्वेश्चंस, तो उसमें टॉन्सिल वाले लोग भी बहुत हैं। टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है, उनको भी माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे दे सकते हैं आप। थ्रोट में पेन हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, राइट? अभी जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो बोलने का काम बहुत ज्यादा है उनका,
राइट। तो अगर आपका काम बोलने वाला काम है, ये होना ही चाहिए आपके पास माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे। और अगर किसी को ब्रोंकाइटिस या अस्थमा है तो उसके लिए भी माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे दे सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या है? कपूर यानी कैम्फर, हनी यानी शहद, पुदीना, थाइमोल, तुलसी, मुलेठी, काली मिर्च, पिपली, सूंठ, टर्मरिक, आंवला, लौंग, लौंग यानी क्लव, वासा यानी अदुलसा एंड लींबू। क्लियर? ये सारी चीजें लंग्स को क्लीन रखती हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लीन क्लीन रहता है आपका, गले में भी खराश कम हो जाती है, कफ भी निकल जाता है, एलर्जिक कफ से बचने में मदद मिलता है, ब्रोंकाइटिस से मदद बचने में मदद मिलती है, और होर्सनेस ऑफ वॉइस, किसी का गला बैठ गया है तो उसको भी माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे दे सकते हैं आप। अचानक से आने वाला अस्थमा अटैक के लिए माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे हमेशा साथ में रखिए। तो जैसे एस्थमेटिक स्प्रे रखते हैं, वैसे माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे यानी सॉरी पंप रखते हैं, अस्थमा पेशेंट स्प्रे पंप रखते हैं, वैसे माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे भी उनके बैग में रखना चाहिए। कैसे कंज्यूम करना है इसको? ये स्प्रे बॉटल में आता है, ध्यान से सुनिएगा। ये स्प्रे बॉटल में आता है, राइट। तो पहले आपको मुंह खोलना है, और स्प्रे बॉटल का जो जो स्प्रे है वो अंदर की तरफ होना चाहिए, पॉइंट, राइट। 2-3 बार आपको स्प्रे करना है माउथ के अंदर, और आपको एक तरल पदार्थ आएगा, मतलब जो इसका लिक्विड है, राइट, वो आपको निगलना है। आप चाहें तो थोड़ा मुंह के अंदर उसको घुमा भी सकते हैं, ताकि अल्सर्स वगैरह की प्रॉब्लम भी ना हो आपको। समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है? राइट, यस, नो? हाँ, मुंह खोलकर 2-3 बार 2-3 स्प्रेस करने हैं आपको मुंह के अंदर, और फिर उसको पूरे मुंह में उस पदार्थ को घुमा लीजिए, जैसे आप पानी का कुगला कैसे करते हैं, राइट, कुल्ला करते हैं ना, तो इस तरह से पूरे मुंह में घुमा लीजिए और फिर निगल लीजिए। अगर वो नहीं भी करना है तो भी आप डायरेक्टली भी निगल सकते हैं, राइट। इससे पूरे एयरवेज भी खुलेंगे, आपका थ्रोट का भी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। हाँ, सर्दी जुकाम में भी ले सकते हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। सर्दी जुकाम है, माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन में अब हम जा रहे हैं, तो कौन रिकैप करना चाहेगा? अच्छा, एक और प्रोडक्ट है, सॉरी, आई फॉरगॉट दिस प्रोडक्ट, और वो है ग्रीन टी टैबलेट्स। ओके, तो इसको कम मत समझिए। हाँ, भले ये बेचारा लास्ट में आता है हमेशा, बट ये उतना ही इफेक्टिव है जितना कि मेन प्रोडक्ट। वो कैसे? क्योंकि इसके अंदर है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ग्रेप्स, दालचीनी, तुलसी, नींबू, अदरक, काली मिर्च और ब्लैक सॉल्ट। ये सारी चीजें इन्फ्लेमेशन कम करती हैं और अस्थमा को कम करने में मदद करता है। तो माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे आप मुंह में स्प्रे करेंगे, पर ग्रीन टी टैबलेट जब आप कंज्यूम करेंगे ग्रीन टी के रूप में, वो अंदर जाके इन्फ्लेमेशन कम करेगा, अस्थमा के सिम्टम्स को कम करेगा, इन्फ्लेमेशन कम करेगा, बिकॉज इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और लंग फंक्शन, आपके फेफड़ों का जो काम है वो 10 गुना बढ़ा देगा, लिटरली। ओके, कैफीन जो इसके अंदर पाया जाता है वो आपके लंग्स की स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे अस्थमा अटैक्स का जो रिस्क है वो कम कर सकते हैं आप। क्लियर? ठीक है। इसको कैसे कंज्यूम करना है? तो ये घुलने वाली गोली है, निगलने वाली गोली नहीं है। तो भले ये टैबलेट लिखा है यहाँ पर ये टैबलेट निगलनी नहीं है आपको, ये घोलनी है पानी के अंदर। तो 1 कप लीजिए गर्म पानी, उसके अंदर डालिए एक टैबलेट, इसको मिक्स कीजिए, ये घुल जाएगी, ये डिसॉल्व हो जाएगी। ओके, एंड देन इसको आप कंज्यूम करिए दिन में 2 बार, कोई भी टाइम पे कर सकते हैं, एक मॉर्निंग के टाइम पे करिए, एक इवनिंग के टाइम पे करिए, जब आप चाय पीते हैं वो टाइम। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, कि आप किस तरह से अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करें जिससे अस्थमा में प्रॉब्लम ना आए आपको, राइट। कितने लोग जानना चाहते हैं? बाय द वे, हाँ, तो मैंने एक सवाल पूछा था, राइट, और बहुत काफी लोगों ने किया।
वेरी गुड, वेरी गुड। जितने लोगों ने भी जवाब दिया इसका, रिकैप कौन करना चाहेगा, ये मैंने पूछा था। वेरी गुड। अब अभिमन्यु सर, एस्थमा केयर कैप्सूल्स, सुपर एडवांस कर्क्यूमिन, ओके, एस्थमा केयर ड्रॉप्स, माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे एंड ग्रीन टी। लवली। बाय द वे, आप सब लोग एडवांस एस्पल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, हाँ? अगर किसी को एस्पल्स एडवांस ऐड करना है, मॉर्निंग में सुबह उठ के सबसे पहली चीज अगर एस्थमेटिक्स लेते हैं एस्पल्स, काफी रिलीफ मिलेगा उनको, ट्रस्ट मी। क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है, राइट, तो वो इन्फ्लेमेशन कम करेगा, पैसेज एयरवेज के इन्फ्लेमेशन को कम कर देगा। क्लियर एवरीबडी? ओके, आगे बढ़े। सिर्फ एक ही जन ने रिकैप क्यों किया है? हाँ, ये दूसरा आया, सर्वेश्वर जी, वेरी गुड। आपका फिलहाल आंसर अधूरा है, बट ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देखकर एक बार फिर से देख लीजिए कौन से। वेरी गुड, HY कुमार, ओके। याद रखिए, अगर बहुत ज्यादा सीवियर है अस्थमा, तो आप दोनों दीजिए, कैप्सूल्स भी दीजिए, ड्रॉप्स भी दीजिए। पर अगर आपको लगता है माइल्ड अस्थमा है या अस्थमा भी नहीं है पर सिर्फ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो सिर्फ कोई भी एक चीज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एटलीस्ट एक चीज शुरू तो करिए। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या ऐसी चीजें करनी है आपको जीवन शैली में, क्या ये जरूरी है? क्या जीवन शैली करेक्ट करना जरूरी है या नहीं? या फिर हो गया सेशन खत्म यहीं पे? नहीं, राइट, इट इज इम्पोर्टेंट, करेक्ट, बिकॉज आप कौन से वातावरण में रह रहे हैं उसके ऊपर आपका कंट्रोल शायद ना हो। अब क्योंकि अब हर जगह पे प्रदूषण है, हर जगह पर आप देखो धुआं निकल रहा है, हर लोग अब आप ये नहीं कह सकते आप मेरे बगल में खड़े ना रहिए और स्मोक ना करिए, आप किसी को नहीं कह सकते, पर आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं ना। आप अपना तो पावर बढ़ा सकते हैं, उसको कुछ नहीं कर सकते आप। यस और नो? आप अपना इम्यूनिटी तो बढ़ा सकते हैं, ताकि उस चीज से बचा जा सकता है। अब होते हैं कुछ लोग वो करते हैं पब्लिक में स्मोक, राइट, बट उस चीज से बचने के लिए आपको खुद ही इक्विप्ड होना पड़ेगा, खुद ही उस चीज का आपको वो पावर होना पड़ेगा आपके पास, राइट। और इसीलिए लाइफस्टाइल आता है यहाँ पर पिक्चर में, जहां पर हम बात करते हैं कुछ ऐसे चेंजेस की आपके लाइफस्टाइल में, जहां पर आप एक अच्छा डाइट फॉलो करें। अच्छे डाइट से फायदा ये होगा कि आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, और आपके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स का जो आप इनटेक करोगे डाइट के थ्रू, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स है, पल्सेस है, बीन्स है, नट्स है, ये सारी चीजें खाने से आपकी जो हेल्थ सुधरेगी, वो हेल्प करेगी आपको उस चीज से बचने के लिए। आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सेकेंड इज, जितना ज्यादा फिट रह सकते हैं आप रहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप योगा ही करिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप जिम ही जाइए, वॉक कर सकते हैं वॉक करिए, घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं घर पे करिए, यूट्यूब पे देखकर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं वो करिए, कोई नहीं रोक रहा है आपको। आपके घर में ट्रेडमिल है, बहुत अच्छी बात है, वो करिए, बट कुछ करिए, पड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, आपको ये लगता है कि आप घर का काम कर रहे हैं काफी है, काफी नहीं होता है। दैट इज नॉट एक्सरसाइज, दैट इज फिजिकल एक्टिविटी। ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। मेडिटेशन करने से थोड़ा मन शांत करते हैं हम, और मन शांत करने से आपके इन्फ्लेमेशन में काफी कमी आती है, जिससे एस्थमा कंट्रोल में आता है। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, आपकी मानसिक मानसिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य, राइट। और स्मोक फ्री एनवायरनमेंट में जितना हो सके रहिए, ना खुद स्मोक करें ना दूसरे कर रहे हैं, तो वहां पर कवर करके आप पास होइए। आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, वो क्या सोचेगा आपके बारे में वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो अपने बारे में भी नहीं सोच रहा है इसलिए स्मोक कर रहा है, तो उसका वैसे भी कोई ओपिनियन मैटर नहीं करता है, राइट। तो अपने बारे में सोचिए, अगर कोई स्मोक कर रहा है तो वहां पे मुंह ढककर खड़े रहिए, इट्स ओके, इट्स ओके। काफी लोग है ना, उनको संकोच होता है कि सामने वाले को कैसे बताएं। आपकी बॉडी है, आपको तकलीफ हो रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, नाउ कमिंग टू योगा पोजेस फॉर एस्थमा। कुछ ऐसे योगा आसनास है जिसके अंदर
सांस के नियंत्रण से आप अपने एयरवेज का जो कंट्रोल है वो रीगेन कर सकते हैं, यानी कि आपका जो एयरवेज खुलने की जो प्रक्रिया है, ब्रोंकोडाइलेशन, वो पॉसिबल होता है। एक तो है सुखासन में बैठकर, तो जैसे हम पालती मारकर बैठते हैं, राइट। सुखासन में बैठकर आप कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई भी जो भी बैठने वाले आसन है वो कर सकते हैं। एक तो है बटरफ्लाई पोज, यहाँ पर चेस्ट ओपन होता है, स्पेशली जब आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं। कोबरा पोज, यहाँ पर भी चेस्ट ओपन होता है, जो कि एयरवेज को ओपन करेगा, और एयरवेज ओपन करेगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। ब्रिज पोज यानी सेतु बंदासन, इसके अंदर भी आपका चेस्ट जो एरिया है वो एक्सपैंड होता है, राइट। एंड लास्टली शवासन में आप कोई भी रिलैक्सेशन आसन कर सकते हैं, यानी कि योग निद्रा करना है तो शवासन में कर सकते हैं, रिलैक्स होना है शवासन में कर सकते हैं, राइट। नाउ ये हो गए आसन। अब एक बहुत ही मुख्य चीज पे आते हैं जो कि योग का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, और वो है प्राणायाम या क्रिया। ओके, प्राणायाम और क्रिया दोनों ली हुई है मैंने यहाँ पर। प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन, यानी कि जिसको हम कहते हैं अनुलोम विलोम, राइट। और क्रिया का नाम है कपालभाति। कितने लोग दोनों करते हैं? राइट मी इन द चैट बॉक्स अगर आप दोनों करते हैं, या आप इनमें से कोई एक भी करते हैं तो चलो आधी जंग आपने जीत ली है। ठीक है, आपको दोनों करना है। आप किसी ट्रेन्ड योगा प्रोफेशनल के अंदर ही करिए ये चीज, क्योंकि कुछ चीजों में कपालभाति कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी कि अगर आपको हार्ट अटैक आया है रिसेंटली, या आप कोई हार्ट पेशेंट है, आपको ब्लड प्रेशर हाई है, तो कपालभाति ना करें। नाड़ी शोधन हर एक कर सकता है। नाड़ी शोधन, शोधन यानी शुद्ध करना, नाड़ी यानी नॉस्ट्रिल। तो नॉस्ट्रिल के अंदर, नॉस्ट्रिल यानी कि ये जो नासिका है आपकी, राइट, जहां से हवा जा रही है, तो जब सांस आप लेते हैं तो वो पूरा शुद्धिकरण करता है उसका, राइट। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम भी है, क्रिया भी है, कपालभाति क्रिया है, ठीक है। सो अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिससे ये कंडीशन ट्रिगर हो सकती है, तो आप एक बार डॉक्टर को पूछ के करिए, बाकी एवरीबडी एल्स कैन डू इट। तो जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया, हाई ब्लड प्रेशर वाले और हार्ट पेशेंट्स वाले जिनको अटैक आया था अभी रिसेंटली, कोई सर्जरी हुई है, हाँ सर्जरी हुई है कोई, तो स्टिचेस खुल सकते हैं अगर आप कपालभाति एकदम जोर जोर से करेंगे तो, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कुछ ऐसे कंडीशंस जहां पर कपालभाति नहीं की जा सकती वहां पे मत करिए। नाड़ी शोधन कैसे करते हैं, अभी करेंगे मेरे साथ। मैं नहीं देख पा रही हूँ आपको, बट आप मुझे देख पा रहे हैं, बट मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ यहाँ पे लिखा हुआ। तो सबसे पहला कोई भी एक हाथ ले लीजिए, फॉरगेट राइट एंड लेफ्ट। हाँ, और अब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को आप बंद करिए, लेफ्ट नासिका, नॉस्ट्रिल यानी नासिका, जहां से आप सांस लेते हैं, तो लेफ्ट वाला बंद करिए। अभी राइट वाले से सांस अंदर लीजिए, अब राइट बंद करिए और लेफ्ट से बाहर निकालिए। हो गया ये 1 राउंड हुआ, ये एक्चुअली आधा राउंड हुआ। अब यहां से सांस अंदर लीजिए लेफ्ट से, और राइट से निकालिए, ये होता है 1 राउंड, राइट। तो ये एवरी डे करने से, ये नियमित करने से आप अपने एयरवेज को हेल्दी रख पाओगे। क्या कर पाओगे? हेल्दी रख पाओगे। क्यों? क्योंकि आप शुद्धिकरण कर रहे हैं उस चीज का, आप उसको शुद्ध कर रहे हैं, आप उसको क्लीन कर रहे हैं अंदर से। क्योंकि पता है आपको, एक टाइम पे एक ही नासिका एक्टिव होती है। अभी मेरी ये वाली बंद है, ये वाली खुली हुई है, आपके केस में अलग होगा, करेक्ट। सो ये दोनों आपको सांस लेने में प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए इसका शुद्धिकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, कपालभाति कैसे करते हैं सबको पता है, आपने देखा है, करेक्ट। एक लंबी सांस लेनी है, आपको पेट अंदर की तरफ खींचना है, जहां पर आपकी रीढ़ की हड्डी, मतलब पीछे जितना जा सके, और फिर सांस छोड़ते हुए थोड़े 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 स्पॉट्स में, यानी कि थोड़े थोड़े इंटरवल्स में सांस को छोड़ना है। क्लियर? ये 20 तक आप काउंट कर सकते हैं। क्लियर एवरीबडी? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई वांट एवरीबडी, एवरी वन ऑफ यू टू डू दिस। आपके आधे प्रॉब्लम्स इन दो चीजों से खत्म हो जाएंगे, मैं सही कह रही हूँ, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आप लोगों को जैसे पता होगा मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ, तो उस नाते से कह रही हूँ आप, ठीक है। चलिए,
सो क्या आप एस्थमा को कंट्रोल करेंगे या उसको कंट्रोल लेने देंगे आपके ऊपर? एस्थमा को कंट्रोल करना है या एस्थमा आपका कंट्रोल करेगा? एस्थमा को कंट्रोल करना है। वेरी गुड। सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन, टेक कंट्रोल ऑफ योर एस्थमा, डोंट लेट इट कंट्रोल यू। आपकी जिंदगी नहीं रुकनी चाहिए, आपको एस्थमा को रोकना है, राइट? बजाय कि एस्थमा आपकी जिंदगी को रोक दे, भाई पानी में नहीं जा सकता, ठंडी ठंडे प्रदेशों में नहीं जा सकता, हिमालय पे नहीं जा सकता, ट्रैकिंग के लिए नहीं जा सकता, है ना, ये सारे बंधन आ जाते हैं। तो इसलिए पहले आप अंदर से ठीक हो जाइए, फिर आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, राइट? विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक यू, एंड नाउ आई कैन टेक योर क्वेश्चंस। आई विल ओनली आंसर क्वेश्चंस रिलेटेड टू ब्रीदिंग इश्यूज। तो अगर आपको ब्रोंकाइटिस के बारे में पूछना है, एस्थमा के बारे में पूछना है, कोविड के बारे में पूछना है, सीओपीडी के बारे में पूछना है, तो आज के सेशन में उन्हीं का जवाब दूंगी मैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके अभिमन्यु जी, आपके बच्चे को है शायद अस्थमा, ये कह रहे हैं आप, राइट? 3 साल का, 3 महीने का है। ये बहुत छोटा है अभिमन्यु सर। ये जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए वो 12 साल के ऊपर वालों के लिए है, राइट? खैर, अगर आपको उसको कुछ देना ही है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप स्पेशल केस में कंसिडर कर रही हूं मैं, एक छोटे ग्लास में, एक छोटे ग्लास में आप लिख लीजिए, हाँ अभिमन्यु सर मैं कह रही हूँ, एक छोटे ग्लास में मतलब गर्म पानी लीजिए, वार्म वाटर, हाँ जितना वो सहन कर सके, बच्चा है छोटा, आपका वार्म वाटर शायद उसके लिए बहुत गर्म हो, तो उसके अनुसार बनाना। तो गुनगुने पानी में 3 बूंदे पंच तुलसी ड्रॉप्स की डालिए आप, बस 3 बूंदे डालिए, और दिन में 2-3 बार दीजिए इसको। ओके, राइट? ओके, इफ आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, बाकी और कुछ नहीं दे सकते बिकॉज बहुत छोटा है सर वो। आप डॉक्टर की दवाइयां चलाइए। तो जैसे बड़ा होगा फिर आप माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे इंक्लूड कर सकते हैं, एस्थमा ड्रॉप्स इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, बहुत तेज खांसी आती है और सीने में दर्द होता है, दैट मीन्स अजय सर, हाँ अजय सर, दैट मीन्स आपका बलगम जमा हुआ है। तो आप, मैं आपको 2 प्रोडक्ट्स बताती हूँ, नहीं सॉरी 3 प्रोडक्ट्स बताती हूँ, आप वो करिए अजय सर, ठीक है? एंड कम बैक टू मी कि रिलीफ मिला या नहीं। एक तो है, आप लेंगे हनी रस कफ सिरप, आज के सेशन में वो नहीं है प्रोडक्ट बिकॉज वो खांसी के लिए है, अस्थमा के लिए नहीं है, बट मैं आप बिकॉज आपका प्रॉब्लम खांसी के रिलेटेड इसके लिए बता रही हूँ, और आपका बलगम जमा हुआ है, निकला नहीं है, ठीक है, इसलिए आपके सीने में दर्द हो रहा है। तो एक आप लेंगे हनी रस कफ सिरप, दिन में 2 बार लीजिए, खाना खाने के बाद लीजिए, ठीक है? 5-5 ml भी लेंगे तो भी काफी है। उसके ऊपर पानी नहीं पीना है, नहीं तो वो नीचे चला जाएगा, गले में रुकेगा ही नहीं। तो सिर्फ सिरप पीजिए ताकि वो गले में थोड़ी देर रुके और अपना काम करे वहां पर। ओके, सेकेंड प्रोडक्ट जो आप लोगे वो है एस्थमा केयर ड्रॉप्स। कैप्सूल लेने की जरूरत नहीं है आपने, गुनगुने पानी में एस्थमा केयर ड्रॉप्स लीजिए, 10-10 बूंदे डालिए दोनों टाइम पे, दिन में 2 बार लीजिए खाली पेट। ओके, एंड द थर्ड वन इज माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे। तो माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे आप लीजिए, उससे आपको ड्राई कफ भी आपका छूटने लगेगा। I am using asthma care. Still, I am having running cold and sinus attack. Rajan sir, because asthma care is not for sinus attack. आप रॉन्ग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, इसके लिए आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, बट कोई बात नहीं, एस्थमा केयर इज जस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट यू आर सपोज टू यूज। अगर आपको साइनस का अटैक आया है, आता है, तो आप इसके साथ हमारा जो ये है साइनस के लिए, आई थिंक द बेस्ट प्रोडक्ट इज काउ कोलोस्टोम टैबलेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एस्थमा केयर ड्रॉप्स एंड पंच तुलसी ड्रॉप्स। ओके, तो अगर आप एस्थमा केयर कैप्सूल्स ले रहे हैं वो कंटिन्यू करिए, ड्रॉप्स लेने की जरूरत नहीं है। फिर आप पंच तुलसी ड्रॉप्स लीजिए साइनस के लिए, या तुलसी करक्यूमिन भी ले सकते हैं आप राजन सर। आई होप यू आर लिसनिंग। ओके, सो ये 3 प्रोडक्ट्स लीजिए, काउ कोलेस्ट्रॉम, एस्थमा केयर कैप्सूल्स एंड तुलसी करक्यूमिन या पंच तुलसी ड्रॉप्स, ठीक है? इसके अलावा मैं एक और चीज आपको बताती हूँ, आप गर्म पानी का स्टीम लीजिए, ठीक है? गर्म पानी का स्टीम में थोड़ा सा, आप कितने लोगों को पता है ये प्रोडक्ट का नाम?
पेन बाम, एसएचपीएल का एक पेन बाम आता है, राइट? थोड़ा सा लेना है वो, इतना सा, और वो गर्म पानी में डालिए और उसका उसका स्टीम लीजिए। क्लियर? सो ये आपको करना है फॉर साइनस। व्हाट फूड और आइटम्स शुड नॉट बी टेकन? वेरी गुड। तो अगर फूड या कोई आइटम्स आपको अवॉइड करने हैं, वो ये होंगे जो कि आपको ट्रिगर कर रहे हैं। सो हर एक का अलग होता है, बट हाँ, एस्थमा में हम कहते हैं कि गेहूं का सेवन कम करना होता है, राइट? डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन कम करना होता है, बिकॉज ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन के रूप में भी सामने आता है कभी कभी, ठीक है? बट आप ठंडी चीजें ना खाएं, आप शुगर वाली चीजें ना खाएं, बिकॉज ये ट्रिगर कर सकती है। कैफीन कभी कभी कभार ट्रिगर करता है, इतना नहीं करता है, बट अगर आपको सेंसिटिविटी है तो अवॉइड। लंग्स को हेल्दी बनाने के लिए घरेलू इलाज बताइए। शबनम जी, अभी बताया था मैंने आपको घरेलू इलाज, प्राणायाम करिए और कपालभाति करिए। नाड़ी शोधन एंड कपालभाति आर इनफ टू कीप योर लंग्स हेल्दी। और अगर आपको कुछ करना ही है तो घरेलू इलाज में मैं कहूंगी आप स्टीम लेते रहिए, एवरी नाउ एंड देन, एवरी ऑल्टरनेट डे आप अगर वो लेंगे, स्टीम लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? हाउ लॉन्ग वन सप्लीमेंट्स कैन बी टेकन? डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। अगर आपका कंडीशन सीवियर है तो आपको 6 से 8 महीने कम से कम लेना है, ठीक है, जब तक आपको रिलीफ नहीं मिलता है। और अगर आपको कम सीवियर है तो आप इसको 3 महीने में भी आपको रिजल्ट आ सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ योर प्रॉब्लम, ठीक है? अगर कफ ज्यादा है तो क्या दे? कफ ज्यादा है तो आप अगर गीला कफ है, यानी कि बलगम वाला कफ, आसानी से बलगम निकल रहा है, तो तुलसी कफ सिरप दीजिए। अगर नहीं निकल रहा है, जैसे कि अभी मैंने उनको बताया, तो उनके केस में मैंने कहा था हनी रस, राइट? तो जिनको सूखा कफ है उनको हनी रस दीजिए, और जिनको बलगम वाला कफ आता है उनको तुलसी कफ सिरप दीजिए। और साथ में आप पेन बाम जो है हमारा, वो छोटा सा थोड़ा सा लीजिए, उबलते हुए पानी में आप डाल दीजिए और उसका स्टीम लीजिए। मौसम बदलाव पेंट, धूल इत्यादि से छींके आना और आंखों से आंसू आना, सांस तेज गति से चलने में क्या दिया जाए? ये डेफिनेटली एलर्जी है राहुल सर। इसके लिए आपको एस्थमा केयर कैप्सूल्स देना है, और एस्थमा केयर ड्रॉप्स भी दीजिए, बिकॉज इसके अंदर मुलेठी भी है। अगर आपको एस्थमा केयर ड्रॉप्स नहीं मिलता है तो आप यष्टि मधु टैबलेट्स भी ले सकते हैं, बिकॉज यष्टि मधु इज इक्वल टू मुलेठी, वो एक दोनों एक ही चीजें है, राइट? पर मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है एस्थमा केयर कैप्सूल्स, एस्थमा केयर ड्रॉप्स, और साथ में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काउ कोलेस्ट्रॉम टैबलेट्स। तो अच्छी बात है ना राहुल सर, अगर पेन बाम बहुत लाइट है तो आपको लगेगा ही नहीं कुछ लगाया है, पर रिजल्ट तो दे रहा है वो। इज देयर एनी सोल्यूशन फॉर टीबी पेशेंट्स? ओके, मैं एक सेशन करूंगी ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर। गुड सजेशन विनायक सर। आई विल डू सेशन ऑन ट्यूबरकुलोसिस, ओके? उसके लिए अलग सेट ऑफ प्रोडक्ट्स है, वो इसमें नहीं आएगा सर, ठीक है? इज क्लोरोफिल गुड फॉर एस्थमा? एब्सोल्युटली गुड फॉर एस्थमा, आप ले सकते हैं। सी, दैट इज अ प्रोडक्ट दैट विल इम्प्रूव योर इनेट इम्यूनिटी, ओके? मतलब जो इम्यूनिटी है आपकी, वो इम्प्रूव करने में मदद करेगा। ओके, भारती जी कहती है माई चाइल्ड इज 9 year old, डॉक्टर ने बताया एलर्जी के कारण रात को सांस लेने में तकलीफ है, स्नोरिंग होता है, क्या मैं इन सप्लीमेंट को दे सकती हूँ? मैम, 9 साल के बच्चे को मत दीजिए प्लीज। आप सिर्फ माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे दीजिए, वो भी एक ही बार दिन में, रात को सोने से पहले 2 स्प्रे डालेंगे, बस, दैट्स इट, ओके? जस्ट गिव मी अ थम्स अप भारती जी चैट बॉक्स में, क्योंकि बच्चे का सवाल है इसलिए मैं कंफर्म कर रही हूँ आपने ठीक से सुना या नहीं। डेंगू होने से प्लेटलेट 40,000 बढ़ने के लिए क्या देना है? श्रिबाइन सिरप दीजिए डेंगू हुआ है तो। शबनम जी, मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लिखने मत बैठिए फिलहाल, पहले सिर्फ इमेजिन करिए मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए मैं क्या कह रही हूँ। पानी उबालिए गैस के ऊपर,
आजकल तो स्टीम लेने के लिए एक मशीन भी आता है, राइट? वो है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आप गैस पे उबालेंगे पानी, पानी उबाल कर मतलब जब उबल जाए तो गैस बंद करके उसको नीचे ले लीजिए। उसमें ये जो उंगली का फर्स्ट माप है, ये इसका आधा, यानी कि ये जो ऊपर का पोर्शन है उतना ही पेन बाम आपको डालना है उस उबले हुए पानी में, और वो गर्म होना चाहिए पानी। और फिर एक तौलिया लेकर कवर कर लीजिए, और वो उसका सांस लेना है अपनी। समझ में आया शबनम जी? अभिमन्यु सर, ये जो आपने सवाल पूछा है उसी के लिए तो आज मैंने बताया आपको। अगर फ्लूट साउंड हो रहा है, मतलब वीजिंग हो रहा है, तो आप दे सकते हैं ये प्रोडक्ट्स। अस्थमा केयर दीजिए, पंच आप ये अस्थमा केयर ड्रॉप्स दीजिए, राइट? ओके, सो आई थिंक एक बार ऊपर देख लेती हूँ मैं, कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया है। पैनिक अटैक में अस्थमा ड्रॉप दे सकते हैं, हाँ। अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही तो अस्थमा केयर ड्रॉप दे सकते हैं। पैनिक अटैक में माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे भी दे सकते हैं आप, ठीक है? और उनको एक काम करिए, उनको स्ट्रेस रिलीवर कैप्सूल्स भी दीजिए सर्वेश्वर जी। स्ट्रेस रिलीवर कैप्सूल से स्ट्रेस कंट्रोल में आएगा, एंजाइटी कंट्रोल में आएगी। बिकॉज पैनिक अटैक सांस की बीमारी नहीं है, पैनिक अटैक एंजाइटी का प्रॉब्लम। ओके, हेड में पेन हो रहा है मनोज जी, प्लीज कांटेक्ट मी। ये उसके प्रोडक्ट्स ही अलग है, राइट? हेडेक के प्रोडक्ट्स अलग है वो। मैंने किया हुआ एक ट्रेनिंग, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। माइग्रेन के नाम से आप देख लीजिएगा, वो ट्रेनिंग उसमें दिए हुए हैं, नहीं तो आप संपर्क करिए कल। जिनकी मेडिकेशन पहले से चल रही है उनको क्या करें, मीन्स उनको भी दे सकते हैं, बिल्कुल। मेडिकेशन के साथ साथ चलाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों कभी इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ना मेडिकेशन आयुर्वेद के साथ इंटरेक्ट करेगा, ना आयुर्वेद मेडिकेशन के बीच में आएगा। अपने अपने रास्ते पे दोनों चलने वाले हैं। कोई किसी को बीच में प्रॉब्लम नहीं करेगा, ना टांग अड़ाएगा, ठीक है? बट तो दोनों भी लीजिए, जल्दी रिजल्ट आएगा। ओके, हाउ मेनी ड्रॉप्स टू हैव इन क्लोरोफिल? It's not a drop, it's a juice. You have to have 15 ml juice of chlorophyll juice in 250 ml water. It's not drops. ये सब एस्थमा न होने के लिए भी ले सकते हैं, बिल्कुल डॉक्टर घोष, डी घोष, सॉरी, आप ले सकते हैं। ये सब नहीं लेना है, सिर्फ माउथ प्रोटेक्ट स्प्रे लीजिए और एस्थमा केयर ड्रॉप्स लीजिए आपकी लंग फंक्शन इंप्रूव करने के लिए, दैट्स इट। बाकी सब लेने की जरूरत नहीं है। प्लेटलेट बढ़ाने के लिए कौन सा सिरप, क्यों आप ऑफ टॉपिक जा रहे हैं? खैर, प्लेटलेट बढ़ाने के लिए स्ट्रिबाइन सिरप देना है आपको। ओके, ठीक है। आई थिंक वी आर डन विद दिस, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो अटेंटिव, एंड अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूंगी, अगले सोमवार को। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू व्हाट्सएप फर्स्ट। और आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ही है ये नंबर, प्लीज मेक श्योर कि आप किसी भी आउटसाइडर को ये नंबर नहीं दे रहे। ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए हम ये सेवा दे रहे हैं। तो प्लीज 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 मेक श्योर दैट यू कॉल अस और व्हाट्सएप अस ओनली इफ यू आर अ डिस्ट्रीब्यूटर। या अगर आप एक कस्टमर हैं जो सुन रहे हैं मुझे, तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें, वो कॉन्फ्रेंस कॉल में आपको रखकर मुझसे बात करवाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड गुड नाइट।